Welcome everyone. Today we are going to have a glimpses of India, means India की एक झलक. This is chapter number 5, glimpses of India, book first flight of class 10th. This chapter has 3 parts. First part is a baker from Goa, second is Coorg and third is tea from Assam. अगर आप इन तीनों ही जगहों पर नहीं गए हैं, गोवा, कुर्ग एंड आसाम, तो इस चैप्टर के थ्रू आप इन तीनों ही जगहों की एक झलक देख सकते हैं. तो यही इस चैप्टर का नाम है, इंडिया की झलक. सो टुडे वी विल कवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ए बेकर फ्रॉम गोवा, मीन्स गोवा का एक बेकर. क्या आप जानते हैं कि ब्रेड हमारे खाने तक कैसे पहुंची? ब्रेड हमारे ब्रेकफास्ट तक, हमारी पार्टीज तक कैसे पहुंची? अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया की, पुराने समय की या राजा महाराजाओं के जमाने की, क्या उस टाइम पर ब्रेड हुआ करती थी? नहीं. मुगल काल की अगर बात करें तो उस टाइम पर भी ब्रेड नहीं हुआ करती थी. तो ये हमारी मील तक कैसे पहुंची, ये हमारे खाने तक कैसे पहुंची? ये देन है अंग्रेजों की. आप जानते ही होंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर 100 ईयर्स तक राज किया. अब इसी दौरान कुछ पुर्तगाली लोग, जिनको इंग्लिश में पोर्चुगीज बोला जाता है, कुछ पुर्तगाली लोग जो गोवा में रहा करते थे, और उन लोगों के खाने में ब्रेड शामिल थी. और गोवा की सोसाइटी में जिस टाइम पर पुर्तगाली लोग गोवा में रहा करते थे, उस टाइम पर बेकर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी सोसाइटी में. ब्रेड से बने हुए बहुत सारे आइटम ये पुर्तगाली लोग यूज किया करते थे. ब्रेड से बने हुए ब्रेड बैंगल्स एंड सैंडविचेस, केक्स, बोलिंग हाउस, ये सारी चीजें गोवा में यूज की जाती थी. तो ब्रेड किसकी देन मानी जाती है? ब्रेड पुर्तगाली लोगों की देन मानी जाती है हमारी कंट्री में. जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से चला गया, जब अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, तब भी ये कल्चर गोवा में कंटिन्यू रहा और अभी भी बेकर वहां पर देखने के लिए मिलते हैं. और वो पुरानी भट्टियां जिन पर बेक किया जाता था, वही पुराने आइटम जो ब्रेड से बनाए जाते थे, वो सब अब भी देखने को मिलते हैं गोवा में. तो अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि ब्रेड किसकी देन है, तो ब्रेड देन है अंग्रेजों की, पुर्तगाली लोगों की, जो गोवा में रहा करते थे. ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्टिविटी के तौर पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री. यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो क्या इमेज आती है आपके माइंड में इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया के जो विजिट करने वाले जो प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, तो कौन कौन सी इमेज आती हैं आपके माइंड में? देखिए इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, इंडिया के हर पार्ट में अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग तरीके की ड्रेस पहनी जाती हैं. तो आप क्या सोचते हैं जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो कौन कौन सी इमेज आपके माइंड में आती है? सेकंड क्वेश्चन में, What parts of India have you lived in or visited? इंडिया के कौन से पार्ट में आप रहते हैं और कौन कौन से पार्ट में आपने विजिट किया है? Can you name some popular tourist destination? क्या आप इंडिया के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम बता सकते हैं जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं? थर्ड क्वेश्चन में, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which parts of India show French and Portuguese influences? यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब हमारे देश से ब्रिटिश चले गए, डच एंड द फ्रेंच, जब ये लोग हमारे देश से चले गए, इन लोगों ने हमारे देश पर कब्जा किया, जब ये लोग यहाँ से चले गए, तो पुर्तगाली लोगों का एक इतिहास हमारी कंट्री में देखने के लिए मिलता है. और एक बड़ा रोल है इंडिया के इतिहास में पुर्तगाली लोगों का. ठीक है, और इंडिया के कौन से पार्ट में, क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के कौन से पार्ट में फ्रेंच और पुर्तगाली लोगों का इन्फ्लुएंस, मीन्स उनका प्रभाव या उनका ट्रेडिशन या उनका कल्चर देखने के लिए मिलता है? फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफी?
इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में टी और कॉफी उगाई जाती है? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ही फाइंड आउट करने चाहिए। नाउ वी स्टार्ट पार्ट फर्स्ट। ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। देखिए ये एक पेन पोर्ट्रेट है, मीन्स बेकर की एक लाइफ स्टाइल को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि बेकर किस तरीके से रहा करता था और समाज में उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। तो वो सारी चीजें इस पार्ट फर्स्ट में बताई गई हैं, जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक बेकर। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन टू वर्ड्स का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। जब हम पास्ट के बारे में, जो समय बीत गया, पुरानी यादों के बारे में बड़े प्यार से सोचते हैं। तो राइटर हमसे कह रहे हैं कि जो उनके एल्डर्स थे, मीन्स जो उनके घर में जो बड़े बूढ़े थे, वो किस तरीके से अपने पुराने समय के बारे में सोचते थे, अपने पुराने वो अच्छे दिन जो पुर्तगाली लोग हमारी कंट्री में रहा करते थे, वो पोर्चुगीज डेज बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, जब पुर्तगाली लोगों का जो फेमस ब्रेड था बहुत ही लोग उसको पसंद करते थे। और वो टाइम बहुत ही अच्छा था जब हमारे देश में पुर्तगाली लोग रहा करते थे और उनकी फेमस ब्रेड गोवा में चला करती थी। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. ब्रेड को खाने वाले, ब्रेड से बने हुए आइटम को खाने वाले शायद अब वैनिश हो चुके हैं, लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी गोवा में रहते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हमारे बीच में अभी भी ब्रेड का जो मटेरियल होता है उसको मिक्स करने वाले, उसको मोल्ड करने वाले और ब्रेड को बेक करने वाले लोग हमारे ही बीच में रहते हैं। Those age old time tested furnaces still exist. और उस पुराने जमाने की जो भट्टियां हैं, मीन्स जो ब्रेड को बेक करने वाली जो फर्नेसेस हैं, जो भट्टियां हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं गोवा में। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. मीन्स जो भट्टियों की जो आग है जिनमें ब्रेड बेक की जाती थी, उनकी जो आग है अभी भी बुझी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए राइटर हमसे बताना चाह रहे हैं कि उस पुराने जमाने में जब पुर्तगाली लोग गोवा में रहा करते थे, तो उस टाइम पर जो भट्टियां हुआ करती थी वो आज भी गोवा की सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और उनकी आग अभी बुझी नहीं है। अभी भी लोग वहां पर काम करते हैं, मोल्डर्स भी वहां पर हैं, मिक्सर्स भी वहां पर हैं और बेकर्स भी वहां पर रहते हैं। और उन भट्टियों की आग अभी शांत नहीं हुई है और अभी भी वहां पर ब्रेड बनाई जाती है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. और बेकर्स के बैम्बो की थर्ड और जिंगल की साउंड वो अभी भी गोवा में कुछ जगह पर सुनी जा सकती है। सुबह के समय मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब देखिए पुराने जमाने में जो बेकर्स हुआ करते थे शायद वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उनके बेटों ने उस फैमिली प्रोफेशन को अभी भी कैरी किया हुआ है, अभी भी संभाला हुआ है। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा। इन सभी बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब यहाँ पर देखिए राइटर हमसे बताते हैं कि हमारे बचपन के दौरान गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जो बेकर्स हुआ करते थे वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, वो हमारे कंपेनियन, हमारे मित्र हुआ करते थे, मीन्स हमारे साथ ही एक जैसी बात करने वाले हुआ करते थे और हमारे गाइड भी हुआ करते थे। He used to come at least twice a day, at least
डे में वो 2 टाइम्स आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज यूज बास्केट। यहाँ पर देखिए राइटर हमसे बता रहे हैं जो बेकर हुआ करता था वो दिन में 2 राउंड्स लगाता था। सबसे पहला राउंड जब वो अपने ब्रेड से बने हुए आइटम्स को सेल किया करता था और जो दूसरा राउंड हुआ करता था वो होता था शाम के समय, जब उसकी एक यूज सी बास्केट, एक बड़ी सी बास्केट खाली हो जाया करती थी। तो एक राउंड बेकर सुबह के टाइम पे लगाया करता था और एक राउंड शाम के टाइम पर लगाया करता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। उसके थर्ड, उसका जो बैम्बू हुआ करता था, बैम्बू में उसने कुछ शायद घुंघरू बांधे हुए थे जिससे जिंगलिंग की साउंड आती थी और उसके थर्ड एकदम धम से आवाज से हम लोग उठ जाया करते थे। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं जो बेकर हुआ करता था जैसे ही वो अपने बैम्बू को थर्ड साउंड के साथ जमीन में मारा करता था तो तभी हम लोग जग जाया करते थे और हम तुरंत उससे मिलने के लिए भागते थे और उसको ग्रीट करते थे। Why was it so? तो राइटर हमसे पूछ रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों था हमारे साथ? Was it for the love of the loaf? क्या ये जो हमारा प्यार था ये सिर्फ ब्रेड के लिए था? Not at all. लेकिन ऐसा नहीं था। The loaves were bought by some pastin or bastin, the maid servant of the house. ऐसा नहीं था। जो लोव्स हुआ करती थी मीन्स ब्रेड से बने हुए जो आइटम्स हुआ करते थे वो तो घर की जो मेड सर्वेंट्स हुआ करती थी उनके द्वारा ही लिए जाते थे। जैसे बेकर आता था तो घर की जो मेड हुआ करती थी वही ब्रेड से बने हुए आइटम बेकर से रिसीव किया करती थी। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. हम तो लंबे टाइम से, राइटर हमसे बता रहे हैं कि हम तो लंबे टाइम से बस ब्रेड बैंगल्स का इंतजार किया करते थे। जब ये बेकर ब्रेड बैंगल्स लेके आया करता था हम तो लंबे टाइम से इनका इंतजार किया करते थे और बहुत ही केयरफुली हम इनको चूज किया करते थे। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभार तो ये जो स्वीट ब्रेड से बने हुए ब्रेड बैंगल्स हुआ करते थे बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाए जाते थे बच्चों के लिए। The baker made his musical entry on the scene with झैंग झैंग sound of his specially made bamboo step. अब बेकर की जो एंट्री हुआ करती थी वो म्यूजिकल हुआ करती थी मीन्स झैंग झैंग की साउंड के साथ। उसने अपने बैम्बो स्टाफ में मीन्स जो बांस हुआ करता था उसने अपने बैम्बो स्टाफ में कुछ म्यूजिकल के लिए बजने के लिए कुछ चीजें लगाई हुई थी और वो छेंग छेंग करता था। तो बेकर की जो एंट्री थी वो म्यूजिकल हुआ करती थी और बहुत ही स्पेशल हुआ करती थी। One hand supported the basket on his head and the other balanced the bamboo on the ground. यहाँ पर देखिए राइटर हमसे बता रहे हैं कि बेकर किस तरीके से अपने एक हाथ से अपनी बास्केट को सपोर्ट करता था, उसको पकड़े रहता था, वो बास्केट जो उसने अपने सर पे रखी हुई होती थी, और एक हाथ से वो अपने बैम्बो को पकड़े रहता था जो बार बार उसको ग्राउंड पर वो बजाता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. सबसे पहले बेकर आता और घर की लेडी को, जो घर की मेल लेडी होती थी, उसको गुड मॉर्निंग किया करता था, उसको ग्रीट किया करता था और फिर अपनी बास्केट को अपने वर्टिकल बैम्बो के ऊपर रख दिया करता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और हम बच्चों को एक साइड कर दिया जाता था। जिस टाइम पर बेकर हमारे घर आता था हम बच्चों को थोड़ा हल्का फुल्का डांट के थोड़ा सा पुश कर दिया जाता था, अलग हटा दिया जाता था, जिससे घर के सर्वेंट्स को लोव्स ब्रेड से बने हुए आइटम डिलीवर किए जा सके। तो यहाँ पर देखिए राइटर हमसे यही बता रहे हैं कि जब बेकर हमारे घर आया करता था तो हम भाग के और उसकी आवाज सुन के, उसकी जो म्यूजिकल एंट्री होती थी, भाग के उसको देखने के लिए जाते थे, लेकिन हमें डांट के अलग हटा दिया जाता था और घर के सर्वेंट्स को ब्रेड्स
डिलीवर कर दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। यहाँ पर देखिए राइटर बता रहे हैं, लेकिन हम बच्चे भी हार नहीं मानते थे। जब हमको डांट के एक साइड कर दिया जाता था, हम किसी ना किसी तरीके से एक दीवार पे चढ़ जाते थे या किसी बेंच पे चढ़ जाते थे और किसी ना किसी तरीके से उसकी बास्केट में झांक के देखते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। और मुझे अभी भी उन लोव्स की, जो ब्रेड से बने हुए आइटम हुआ करते थे, उन लोव्स की जो फ्रेग्रेंस है आज भी याद है। टिपिकल मीन्स जो कभी भी और जगह नहीं मिल सकती, ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे आज भी याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोव्स जो कि बड़े लोगों के लिए हुआ करते थे और ब्रेड बैंगल्स जो कि स्वीट ब्रेड से बना करते थे, वो छोटे बच्चों के लिए हुआ करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और हम बच्चे यहाँ तक भी केयर नहीं करते थे कि हमने अपने टीथ को ब्रश किया है या नहीं और हमने अपने माउथ को वॉश किया है या नहीं, इस बात की भी हमें केयर नहीं थी। एंड व्हाई शुड वी, और क्यों होनी चाहिए हमें इस बात की केयर? Who would take the trouble of plucking the mango leaf from the toothbrush? और कौन जाए, कौन इतनी मुसीबत उठाए कि मैंगो के ट्री के पास जाए, उसमें से कोई डंडी तोड़े और ब्रश करे? तो इतनी मुसीबत कौन उठाए, इतना कष्ट कौन उठाए? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इस चीज की आवश्यकता ही क्या थी? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि टाइगर तो कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. After all, जो hot tea होती है, जो गरम गरम चाय होती है, वो तो पूरे माउथ को भी क्लीन अप कर देती है नाइसली, बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए राइटर हमसे यही बता रहे हैं कि जब ब्रेड से बने हुए आइटम उनके घर आया करते थे या ब्रेड बैंगल्स आया करते थे, तो वो इस चीज की भी केयर नहीं करते थे कि उन्होंने अपने दांतों को ब्रश किया है या नहीं, या अपने माउथ को धोया है या नहीं। बस वो ये सोचते थे कि गरम गरम चाय उनके मुंह को अंदर से अपने आप ही क्लीन कर लेगी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. और जो मैरिज के जो गिफ्ट्स हुआ करते थे, शादी में देने वाले जो गिफ्ट्स हुआ करते थे, वो मीनिंगलेस, उनका कोई मीनिंग नहीं था अगर उसमें बॉल नाम की स्वीट ब्रेड से बनी हुई आइटम नहीं है तो। जस्ट एज ए पार्टी और ए feast loses its charm विदाउट ब्रेड। किसी भी पार्टी में या किसी फिस्ट, किसी दावत में अगर ब्रेड नहीं है ना, तो उस पार्टी में कोई भी चार्म नहीं है, कोई खुशी नहीं है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। बातों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, आप बातों से नहीं बता सकते कि एक गांव के लिए बेकर कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और घर की जो मेन लेडी हुआ करती थी, उसको अपनी बेटी की एंगेजमेंट पे सैंडविच बनाना अनिवार्य हुआ करता था, बहुत ही जरूरी हुआ करता था। केक एंड बॉलिंग हार्स आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलिंग हार्स जो कि जरूरी ही बनाए जाते थे क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स पे। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस तरीके से बेकर की जो अपीयरेंस हुआ करती थी, बेकर की जो प्रेजेंस हुआ करती थी, एक गांव में बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी। एब्सोल्युटली एसेंशियल मीन्स पूरी तरीके से आवश्यक थी। तो राइटर हमें यही बताना चाहते हैं, गोवा में उस टाइम पर बेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। उसके द्वारा बनाए गए सामान, ब्रेड से बने हुए आइटम्स, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे हर शादी में। और जैसे किसी की बेटी की शादी है, कोई दावत है, हर जगह ब्रेड से बने हुए आइटम यूज किए जाते थे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए peculiar ड्रेस नोन एज द कबाई। उस टाइम पर बेकर और ब्रेड बेचने वालों की जो ड्रेस हुआ करती थी, वो हुआ करती थी कबाई। तो उस टाइम पर जो एक विशेष तरीके की ड्रेस जो बेकर पहना करता था, वो होती थी कबाई, उसका नाम था कबाई।
इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल फ्रॉक हुआ करता था जो कि नीज घुटनों तक आता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। और हमारे टाइम में यहाँ पर देखिए, पुराने जमाने में तो बेकर्स एक लंबा सा फ्रॉक पहना करते थे, लेकिन राइटर के टाइम तक आते आते, जिस टाइम पर राइटर थे तो उनके टाइम में जो बेकर्स थे वो एक पैंट पहना करते थे, एक हाफ पैंट पहना करते थे जो घुटनों से तो नीचे होती थी और फुल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर होती थी। आपने कभी कैपरी देखी हो ना, जो घुटनों से थोड़ी सी नीचे होती है और फुल पैंट से थोड़ा सा ऊपर होती है, इस तरीके की पैंट पहना करते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। और आज भी अगर गोवा में कोई भी इस तरीके की हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों से नीचे है तो उसको पैडर ही बोला जाता है, उसको तो यही बोला जाता है, बिल्कुल तुम पैडर की तरह ही लग रहे हो। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और बेकर अपना बिल लेने के लिए या अपने पैसे लेने के लिए महीने के एंड में आया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो महीने का जो अकाउंट हुआ करता था उसका जो रिकॉर्ड हुआ करता था वो वॉल पर लिखा जाता था पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग उस टाइम पर गोवा में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, एक ऐसा उद्योग हुआ करता था जिसमें मुनाफा हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर की फैमिली कभी भी स्टार्व, कभी भी भूखी नहीं मर सकती थी। ही इज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पिरस। बेकर और उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा हैप्पी, खुश और प्रॉस्पिरस, हमेशा हेल्दी वेल्दी दिखाई दिया करते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनका मोटा सा पेट, उनकी जो प्लम फिजिक का मीनिंग है मीन्स उनका जो मोटा सा पेट हुआ करता था वो इस बात की टेस्टिमनी थी, इस बात की गवाही थी कि वो हेल्दी वेल्दी पर्सन है। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर। और यहाँ तक आज के दिन भी अगर कोई ऐसे फिजिकल अपीयरेंस के साथ दिखाई देता है जैक फ्रूट की तरह, बिल्कुल मोटा ताजा सा अगर दिखाई देता है, उसके फिजिकल अपीयरेंस, उसका शरीर का जो कद है या उसकी जो काठी है, अगर फिजिकल अपीयरेंस, अगर उसका शरीर, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जैक फ्रूट की तरह दिखाई देता है, मोटा ताजा सा दिखाई देता है, तो आज भी गोवा में यही कहा जाता है कि ये एक बेकर है। अगर कोई आदमी अच्छी सेहत वाला है तो उसको बेकर से ही कंपैरिजन किया जाता है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि किस तरीके से ब्रेड हमारे ब्रेकफास्ट तक पहुंची, किस तरीके से हमारी कंट्री में आई, किस तरीके से पुर्तगाली लोगों के टाइम में, उन पुराने दिनों में गोवा में बेकर की क्या इंपॉर्टेंस थी और किस तरीके से ब्रेड से बनी हुई जो चीजें हुआ करती थी, केक्स, सैंडविचेस, स्वीट ब्रेड जिसको बोल बोला जाता था, केक्स एंड बॉलिंग हार्स, उन सभी चीज़ों की कितनी वैल्यू थी और शादी पार्टी इनके बिना अधूरी हुआ करती थी। तो मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।